अध्याय 11। भगत सिंह का पत्र सुखदेव के नाम। भगत सिंह लाहौर के नेशनल कॉलेज के छात्र थे। एक सुंदर सी लड़की आते जाते उन्हें देखकर मुस्कुरा देती थी और सिर्फ भगत सिंह की वजह से वो भी क्रांतिकारी दल के करीब आ गई। जब असेंबली में बम फेंकने की योजना बन रही थी तो भगत सिंह को दल की ज़रूरत बताकर साथियों ने उन्हें ये जिम्मेदारी सौंपने से इनकार कर दिया। भगत सिंह के अंतरंग मित्र सुखदेव ने उन्हें ताना मारा कि तुम मरने से डरते हो और ऐसा उस लड़की की वजह से है। इस आरोप से भगत सिंह का हृदय रो उठा और उन्होंने दोबारा दल की मीटिंग बुलाई और असेंबली में बम फेंकने का जिम्मा जोर देकर अपने नाम करवाया। 8 अप्रैल 1929 को असेंबली में बम फेंकने से पहले संभवतः 5 अप्रैल को दिल्ली के सीताराम बाजार के घर में उन्होंने सुखदेव को ये पत्र लिखा था, जिसे शिव वर्मा ने उन तक पहुंचाया। ये 13 अप्रैल को सुखदेव की गिरफ्तारी के वक्त उनके पास से बरामद किया गया और लाहौर षड्यंत्र केस में सबूत के तौर पर पेश किया गया। प्रिय भाई, जैसे ही ये पत्र तुम्हें मिलेगा मैं जा चुका हूँगा दूर एक मंजिल की तरफ। मैं तुम्हें विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आज बहुत खुश हूँ, हमेशा से ज़्यादा। मैं यात्रा के लिए तैयार हूँ, अनेक अनेक मधुर स्मृतियों के होते और अपने जीवन की सब खुशियों के होते भी। एक बात जो मेरे मन में चुभ रही थी कि मेरे अपने भाई ने मुझे गलत समझा और मुझ पर बहुत ही गंभीर आरोप लगाए कमज़ोरी का। आज मैं पूरी तरह संतुष्ट हूँ, पहले से कहीं अधिक। आज मैं महसूस करता हूँ कि वो बात कुछ भी नहीं थी, एक गलत फहमी थी। मेरे खुले व्यवहार को मेरा बातूनीपन समझा गया और मेरी आत्मस्वीकृति को मेरी कमज़ोरी। मैं कमज़ोर नहीं हूँ, अपनों में से किसी से भी कमज़ोर नहीं। भाई, मैं साफ दिल से विदा होऊंगा। क्या तुम भी साफ होगे? ये तुम्हारी बड़ी कयालुता होगी, लेकिन ख्याल रखना कि तुम्हें जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। गंभीरता और शांति से तुम्हें काम को आगे बढ़ाना है। जल्दबाजी में मौका पा लेने का प्रयत्न न करना। जनता के प्रति तुम्हारा कुछ कर्तव्य है, उसे निभाते हुए काम को निरंतर सावधानी से करते रहना। सलाह के तौर पर मैं कहना चाहूँगा कि शास्त्री मुझे पहले से ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। मैं उन्हें मैदान में लाने की कोशिश करूँगा, बशर्ते कि वे स्वेच्छा से, और साफ साफ बात यह है कि निश्चित रूप से एक अंधेरे भविष्य के प्रति समर्पित होने को तैयार हूँ। उन्हें दूसरे लोगों के साथ मिलने दो और उनके हाव भाव का अध्ययन होने दो। यदि वे ठीक भावना से अपना काम करेंगे तो उपयोगी और बहुत मूल्यवान सिद्ध होंगे। लेकिन जल्दी न करना। तुम स्वयं अच्छे निर्णायक होगे, जैसी सुविधा हो वैसी व्यवस्था करना। आओ भाई, अब हम बहुत खुश हो ले। खुशी के वातावरण में मैं कह सकता हूँ कि जिस प्रश्न पर हमारी बहस है उसमें अपना पक्ष लिए बिना नहीं रह सकता। मैं पूरे जोर से कहता हूँ कि मैं आशाओं और आकांक्षाओं से भरपूर हूँ और जीवन की आनंदमयी रंगीनियों से ओतप्रोत हूँ, पर आवश्यकता के वक्त सब कुछ कुर्बान कर सकता हूँ और यही वास्तविक बलिदान है। ये चीज़ें कभी मनुष्य के रास्ते में रुकावट नहीं बन सकती, बशर्ते कि वो मनुष्य हो। निकट भविष्य में ही तुम्हें प्रत्यक्ष प्रमाण मिल जाएगा। किसी व्यक्ति के चरित्र के बारे में बातचीत करते हुए एक बात सोचनी चाहिए कि क्या प्यार कभी किसी मनुष्य के लिए सहायक सिद्ध हुआ है? मैं आज इस प्रश्न का उत्तर देता हूँ, हाँ, ये मेज़नी था। तुमने अवश्य ही पढ़ा होगा कि वे अपनी पहली विद्रोही असफलता, मन को कुचल डालने वाली हार, मरे हुए साथियों की याद वो बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वे पागल हो जाता या आत्महत्या कर लेता, लेकिन अपनी प्रेमिका के एक ही पत्र से वे यही नहीं कि किसी एक से मजबूत हो गया, बल्कि सबसे अधिक मजबूत हो गया। जहाँ तक प्यार के नैतिक स्तर का संबंध है, मैं ये कह सकता हूँ कि ये अपने में कुछ नहीं है सिवाय एक आवेग के। लेकिन ये पाश्विक वृत्ति नहीं, एक मानवीय अत्यंत मधुर भावना है। प्यार अपने आप में कभी भी पाश्विक वृत्ति नहीं है। प्यार तो हमेशा मनुष्य के चरित्र को ऊपर उठाता है। सच्चा प्यार कभी भी गढ़ा नहीं जा सकता, वह अपने ही मार्ग से आता है, लेकिन कोई नहीं कह सकता कि कब। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि एक युवक और एक युवती आपस में प्यार कर सकते हैं और वो अपने प्यार के सहारे अपने आवेगों से ऊपर उठ सकते हैं, अपनी पवित्रता बनाए रख सकते हैं। मैं यहाँ एक बात साफ कर देना चाहता हूँ कि जब मैंने कहा था कि प्यार इंसानी कमज़ोरी है, तो ये एक साधारण आदमी के लिए नहीं कहा था। जिस स्तर पर के आम आदमी होते हैं, वे एक अत्यंत आदर्श स्थिति है जहाँ मनुष्य प्यार, घृणा आदि के आवेगों पर काबू पा लेगा, जब मनुष्य अपने कार्यों का आधार आत्मा के निर्देश को बना लेगा। लेकिन आधुनिक समय में ये कोई बुराई नहीं है, बल्कि मनुष्य के लिए अच्छी और लाभदायक है। मैंने एक आदमी के एक आदमी से प्यार की निंदा की है, पर वह भी एक आदर्श स्तर पर। इसके होते हुए भी मनुष्य में प्यार की गहरी भावना होनी चाहिए, जिसे कि वह एक ही आदमी में सीमित न कर दे, बल्कि विश्वमय रखे। मैं सोचता हूँ मैंने अपनी स्थिति अब स्पष्ट कर दी है। एक बात मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि क्रांतिकारी विचारों के होते हुए हम नैतिकता के संबंध में आर्य समाजी ढंग की कट्टर धारणा नहीं अपना सकते।
हम बढ़ चढ़कर बात कर सकते हैं और इसे आसानी से छिपा सकते हैं, पर असल जिंदगी में हम झट थर-थर कांपना शुरू कर देते हैं। मैं तुम्हें कहूँगा कि ये छोड़ दो। क्या मैं अपने मन में बिना किसी गलत अंदाज की गहरी नम्रता के साथ निवेदन कर सकता हूँ कि तुम में जो अति आदर्शवाद है उसे ज़रा कम कर दो और उनकी तरह से तीखे न रहो जो पीछे रहेंगे और मेरे जैसे बीमारी का शिकार होंगे। उनकी भर्त्सना कर उनके दुखों तकलीफ़ों को ना बढ़ाना। उन्हें तुम्हारी सहानुभूति की आवश्यकता है। क्या मैं ही आशा कर सकता हूं कि किसी खास व्यक्ति से द्वेष रखे बिना तुम उनके साथ हमदर्दी करोगे जिन्हें इसकी सबसे अधिक ज़रूरत है? लेकिन तुम तब तक इन बातों को नहीं समझ सकते जब तक तुम स्वयं उस चीज़ का शिकार न हो जाओ। मैं ये सब क्यों लिख रहा हूँ? मैं बिल्कुल स्पष्ट होना चाहता था। मैंने अपना दिल साफ कर दिया है। तुम्हारी हर सफलता और प्रसन्न जीवन की कामना के साथ, तुम्हारा भाई भगत सिंह। अध्याय 12। असेंबली हॉल में फेंका गया पर्चा। 8 अप्रैल सन 1929 को असेंबली में बम फेंकने के बाद भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त द्वारा बांटे गए अंग्रेजी पर्चे का हिंदी अनुवाद। हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक सेना। सूचना। बहरों को सुनाने के लिए बहुत ऊंची आवाज की आवश्यकता होती है। प्रसिद्ध फ्रांसीसी अराजकतावादी शहीद वैलियान के ये अमर शब्द हमारे काम के औचित्य का साक्षी हैं। पिछले 10 वर्षों में ब्रिटिश सरकार ने शासन सुधार के नाम पर इस देश का जो अपमान किया है, उसकी कहानी दोहराने की आवश्यकता नहीं, और ना ही हिंदुस्तानी पार्लियामेंट पुकारी जाने वाली इस सभा ने भारतीय राष्ट्र के सिर पर पत्थर फेंककर जो अपमान किया है, उसके उदाहरणों को याद दिलाने की आवश्यकता है। ये सब सर्वविदित और स्पष्ट है। आज फिर जब लोग साइमन कमीशन से कुछ सुधारों के टुकड़ों की आशा में आंखें फैलाए हैं और इन टुकड़ों के लोभ में आपस में झगड़ रहे हैं, विदेशी सरकार सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक और औद्योगिक विवाद विधेयक यानी ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल के रूप में अपने दमन को और भी कड़ा कर लेने का यत्न कर रही है। इसके साथ ही आने वाले अधिवेशन में अखबारों द्वारा राजद्रोह रोकने का कानून यानी प्रेस सेडिशन एक्ट जनता पर कसने की भी धमकी दी जा रही है। सार्वजनिक काम करने वाले मजदूर नेताओं की अंधाधुंध गिरफ्तारियां ये स्पष्ट कर देती हैं कि सरकार किस रवैये पर चल रही है। राष्ट्रीय दमन और अपमान की इस उत्तेजनापूर्ण परिस्थिति में अपने उत्तरदायित्व की गंभीरता को महसूस कर हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ ने अपनी सेना को ये कदम उठाने की आज्ञा दी है। इस कार्य का प्रयोजन है कि कानून का ये अपमानजनक प्रहसन समाप्त कर दिया जाए। विदेशी शोषक नौकरशाही जो चाहे करे, परंतु उसकी वैधानिकता की नकाब फाड़ देना आवश्यक है। जनता के प्रतिनिधियों से हमारा आग्रह है कि वे इस पार्लियामेंट के पाखंड को छोड़कर अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों को लौट जाएं और जनता को विदेशी दमन और शोषण के विरुद्ध क्रांति के लिए तैयार करें। हम विदेशी सरकार को ये बतला देना चाहते हैं कि हम सार्वजनिक सुरक्षा और औद्योगिक विवाद के दमनकारी कानूनों और लाला लाजपत राय की हत्या के विरोध में देश की जनता की ओर से ये कदम उठा रहे हैं। हम मनुष्य के जीवन को पवित्र समझते हैं। हम ऐसे उज्जवल भविष्य में विश्वास रखते हैं जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को पूर्ण शांति और स्वतंत्रता का अवसर मिल सके। हम इंसान का खून बहाने की अपनी विवशता पर दुखी हैं, परंतु क्रांति द्वारा सबको समान स्वतंत्रता देने और मनुष्य द्वारा मनुष्य के शोषण को समाप्त कर देने के लिए क्रांति में कुछ न कुछ रक्तपात अनिवार्य है। इंकलाब जिंदाबाद। बलराज, कमांडर इन चीफ।